नमस्कार, आप देख रहे हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। देवभूमि में चुनाव के बाद नतीजों का इंतजार पलके बिछाकर हो रहा है। सभी दल अपने सामर्थ्य के आकलन के बाद जीत का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दिग्गजों के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी नजर आती है। तो आज चर्चा इसी विषय पर, नतीजों का इंतजार पर क्यों है किलेबंदी जोरदार। सत्ता प्राप्ति के लिए जीत के दावे और परिस्थितियों के बीच दिग्गजों की सांसें सासत में हैं, और हो भी क्यों ना। कांग्रेस के पुराने अनुभव खराब हैं तो भाजपा को मौजूदा हालातों में अपनों से दगाबाजी का डर सता रहा है। यही वजह है कि देवभूमि से दिल्ली हो या फिर काशी, दूरी शून्य हो गई है। सबके जुगत जुगाड़, आशंका और समाधान धीरे धीरे परत दर परत सामने आ रहे हैं। लेकिन फिर भी एक सवाल है कि क्या संगठन वाकई में अंदर से इतना ही खोखला है कि डरा जाए। तो आज चर्चा इन्हीं तमाम पहलुओं पर करेंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल का ये बयान सुनिए। आप ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड इस तरह खराब हो चुका है कि उनको इस रूप में माना जाता है, परसेप्शन बन गया है कि इन्होंने खरीद फरोख्त करनी है। लेकिन हम लोग इतने कमजोर नहीं है, हमारा कोई साथी इतना कमजोर नहीं है कि जो उनके खरीद फरोख्त के जाल में फंसे। ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। वो कुख्यात हैं और एक कुख्यात होने के कारण ये एक माहौल पर ऐसा बन गया है कि लोग ऐसी शंका जाहिर कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सब लोगों को कि आप लोग समय से पहले हमें अवेयर कर रहे हैं, हमें जागरूक कर रहे हैं कि आपके साथ ऐसा हो सकता है, हमारे साथ पहले ऐसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम राज्यों में ऐसी कोशिशें की हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में तमाम लोग जुड़े हुए हैं। गरिमा दसोनी जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस हैं। रविंद्र आनंद जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। संजीव वर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जुड़ेंगे अभी थोड़ी देर में। आपको बता दें मीडिया प्रभारी हैं ये बीजेपी के, ये भी अभी हमें थोड़ी देर के बाद हमें ज्वाइन करने वाले हैं। प्रदीप कुकरेती राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। चलिए कांग्रेस से इसकी शुरुआत करेंगे। चूंकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल का बयान हमने सुनाया था, तो कांग्रेस से ही शुरुआत। गरिमा जी जुड़ी हुई हैं और गरिमा जी पहली बार हमारे साथ में जुड़ी हैं। गरिमा जी सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। मुझे उम्मीद है कि चर्चा जो है वो टक्कर की होने वाली है। गरिमा जी, गणेश गोंदियाल का जिस तरीके का बयान है और जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि आप अपने जो विधायक जीत के आएंगे उनको राजस्थान शिफ्ट करने वाले हैं। कितनी सच्चाई इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, क्योंकि अभी तक आप देख रहे हैं कि मतदान से लेकर आज तक, यानी कि मतदान की तिथि जो थी यहाँ पर 14 फरवरी, उसी की शाम होते होते 6-7 बजे तक उनके लक्सर विधायक संजय गुप्ता का एक वीडियो वायरल होता है, जिसमें वो अपने प्रदेश अध्यक्ष को कटघरे में खड़ा करते हैं। और उस 14 फरवरी से लेकर आज, यानी कि जब हम 5 मार्च को ये चर्चा कर रहे हैं, तो लगातार फहरिस्त में नाम जुड़ते चले जा रहे हैं जो अपने संगठन पर आरोप लगा रहे हैं भीतर घात का, और संगठन के मुखिया पर आरोप लगा रहे हैं। तो आप सोचिए कि अगर मुखिया ही अपने कार्यकर्ताओं के नहीं, अपने विधायक प्रत्याशियों के संदेह के घेरे में हो, तो फिर किस तरह का चुनाव यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा होगा। अगर आप सोचिए कि जो परिवार का मुखिया है उसके ऊपर इतने बड़े बड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, और ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि हमारी कुछ जरूरत से ज्यादा किरकिरी हो गई है प्रदेश में और अब कुछ कांग्रेस की भी किरकिरी की जाए, तो इसलिए ये एक शिगुफा छोड़ा गया है कि हम अपने विधायकों को बाहर छुपा रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, कल आपके भी रिपोर्टर्स आए होंगे कांग्रेस मुख्यालय, कल मैं भी वहां विद्यमान थी और एक साक्षी के रूप में आपसे कह सकती हूं कि 5 से 6 ऐसे लोग वहां थे कांग्रेस मुख्यालय में। गणेश गोंदियाल जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी श्रीनगर से लड़े हुए, उन्होंने भी लड़ा है चुनाव, और उसके अलावा 5 लोग और थे। तो जब ये 6 लोग तो हमें मुख्यालय में ही मिल गए, तो फिर राजस्थान और छत्तीसगढ़ के रिजॉर्ट्स में कौन है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बेहतर जानते होंगे। अभी भेजेंगे नहीं भेजेंगे, ये पहले से भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता? जब मैं अपने पार्टी की नुमाइंदा हूँ, अपने पार्टी का प्रतिनिधित्व करती हूँ, सभी चैनल्स में जाती हूँ और हमेशा मुख्यालय में रहती हूँ, अगर मेरे तक ये खबर नहीं आई कि मेरे विधायक, और आप मुझे एक चीज बताइए, इसमें बहुत हास्यास्पद बात आपको जो मैं बताना चाहती हूँ कि एक पार्टी का हाईकमान कैसे अपने 70 विधायकों को सेग्रीगेट करेगा कि भाई तुम 32-35 लोग तो जिताऊ हो,
प्रबल जीत के दावेदार हो, इसलिए तुम राजस्थान के रिजॉर्ट जाओ, और तुम 40 लोग जो हो वो हराऊ कैंडिडेट हो, इसलिए तुम उत्तराखंड में रहो। क्या कोई भी संगठन सेग्रीगेट कर सकता है? क्या किसी को अनुमान था 2017 में ठीक है, 57 एक और सवाल मेरे पास है आपके लिए गरिमा जी, जब उस सवाल के साथ मैं आपका रुख करूंगी। रविंद्र आनंद हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रविंद्र, आप लगातार हमारे साथ में जुड़ते रहते हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप प्रखर प्रवक्ता हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए कांग्रेस और बीजेपी तो जीत के दावों के बीच में उनकी सांसें सांसत में हैं, वो अटके पड़े हैं, और कहीं ना कहीं अपनों से डर है, जोड़ तोड़ का डर है, बहुत सारे डर है उनके मन में इस समय। लेकिन आम आदमी पार्टी का क्या? आप लगातार जब चुनाव होने वाले थे तो कई तरीके के दावे कर रहे थे, वादे कर रहे थे, लेकिन अब वो दावे वादे कहाँ हैं? आपको क्या लगता है कि कितने कैंडिडेट्स आपके जीत के आ रहे हैं, और बीजेपी और कांग्रेस की स्थिति को लेकर आप क्या सोचते हैं? रविंद्र जी की आवाज को रेज कीजिएगा, आवाज उनकी नहीं आ रही है। रविंद्र जी, आपकी जो आईडी है वो शायद म्यूट है, प्लीज उसको अनम्यूट करें एक बार। जी बोलें। अब देखिए मेरी आवाज बिल्कुल आ रही है, बोलें। पूजा जी, ऐसा मानना जो जनादेश है वो अब डिब्बों में बंद है, और किसी भी प्रकार के वायदे करना या दावे करना, मैं जैसा कि अभी पिछले दिनों अखबारों में पढ़ रहा था कि हरीश रावत जी अभी तक जनता से वायदे कर रहे हैं, और दोनों ही पार्टियां दावे भी कर रही हैं बड़े बड़े जीत के। देखिए, जनता अपना आदेश दे चुकी है, जो भी जनता ने जिसके साथ भी जाना होगा वो सब तय हो चुका है। 10 तारीख से पहले अगर कोई भी दावा करता है तो वो खोखले दावे होंगे, क्योंकि किसी को भी नहीं पता, क्योंकि वोटर इस बार बहुत साइलेंट था, और किसी को ये नहीं पता कि किसके पक्ष में मतलब ऊंट किस करवट बैठेगा, ये कोई नहीं बता सकता, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कही कि बीजेपी और कांग्रेस की जो ये सब चल रही है, मैं अखबारों के माध्यम से भी पढ़ रहा था कि होटल के कमरे बुक कराए जा रहे हैं, किसी का सह प्रभारी आने वाला है, किसी का प्रभारी आने वाला है, किसी के पहले से यहाँ अंदर खाने आ चुके हैं और जोड़ तोड़ की राजनीति में जुट गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय का भी सुनने में आया कि वो जोड़ तोड़ की राजनीति में लगे हैं। उधर निशंक जी को भी लगाया गया है जोड़ तोड़ की राजनीति में। देखिए, एक बीजेपी का परसेप्शन और एक इतिहास बन चुका है, एक छवि बन चुकी है कि जोड़ तोड़ की राजनीति करना, चुनी हुई सरकारों को गिराना और सरकारों की शक्तियों को छीनना। जैसे दिल्ली में उन्होंने केजरीवाल जी की चलती हुई सरकार की शक्ति खींच ली, आधी से ज्यादा शक्ति खींच ली। बीजेपी किसी दूसरी सत्ता को चलने नहीं देना चाहती, बीजेपी जनता का अपमान करती है। आप ये देखिए, जनता अपनी सरकार को चुन के भेजती है, लेकिन अगर बीजेपी को ये पसंद ना आए, रास ना आए, तो वो सरकार को गिराने का काम करती है। तो दोनों ही पार्टियों के जो नेता हैं, क्योंकि नेता भी सिमिलर हैं, गरिमा जी मेरी बात से शायद सहमत होंगी, वही नेता हैं जो पहले बीजेपी में थे, वही कांग्रेस में आए, और वही नेता हैं जो आज पहले बीजेपी में थे, कहीं कांग्रेस में थे, कोई बीजेपी में था। लेकिन इनके सामने तो दूसरी तरीके का भी संकट है ना रविंद्र जी। इनके जो वरिष्ठ नेता हैं हरीश रावत, उनको लेकर के ही अंदर खाने सहमति नहीं बन पा रही है, इसका भी जवाब इनको देना पड़ेगा। टूट फूट का डर तो है, वो गणेश गोंदियाल जी ने साफ तौर पर कह दिया कि हमें टूट फूट का डर है, और आप हमें सचेत भी कर रहे हैं। लेकिन हरीश रावत हरदा को लेकर के क्यों नहीं सहमति बन पा रही है? वो जब पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, देखिए वो जाते हैं तमाम संगठन क्षेत्रों में मुलाकात करने के लिए, गढ़वाल क्षेत्र में वो कल टहल रहे थे, मुलाकात कर रहे थे, बातें कर रहे थे, फिर उनके पीछे प्रीतम जी जाते हैं, ठीक उनके नक्शे कदम पर चलते हैं। तो ये सहमति कब बन पाएगी? चलिए दिल्ली से मोहर लग जाती है सीएम के चेहरे पर, तो यहाँ पर क्या स्थिति होगी? कैसे आप तमाम लोगों को पर सहमति बना पाएंगे गरिमा जी? नहीं, कोई हमारे वहां मतभेद या मनभेद नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमारे सभी नेता एकजुट हैं, और हम पहले दिन से इस बात को कह रहे थे कि हम सामूहिक तौर पर चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव अभियान को जो है उसका नेतृत्व जो है माननीय हरीश रावत जी करेंगे। अब जहां तक रही मुख्यमंत्री चुनने की बात, तो पहले 10 मार्च को नतीजे आने दीजिए, उसके बाद जो पार्टी की हमारी रीति रही है कि विधानमंडल दल अपना नेता
चुनता है, तय करता है और वो नाम फिर ऊपर हाईकमान के पास अनुमोदन के लिए जाता है, यानी कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा के पास जाता है। और वही प्रोसेस इस बार भी फॉलो की जाएगी। हमारे तमाम जीते हुए विधायक अपना नेता चुनेंगे और अनुमोदन के लिए वो नाम श्रीमती सोनिया जी के सामने। गरिमा जी, देवेंद्र भसीन जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बीजेपी उपाध्यक्ष हैं आप। देवेंद्र जी बहुत स्वागत है, फोन लाइन पर जुड़े हैं। देवेंद्र जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, देखिए बीजेपी हो, माफ कीजिएगा, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी या और कोई दल, लगातार बीजेपी पर इस तरीके का आरोप लगाते रहते हैं कि भाई आपको तोड़फोड़ में महारत हासिल है, और इसी का डर तमाम जो राजनीतिक दल है उनको रहता है। इस पर आपकी कोई सफाई है क्या? देखिए, जिनको जनता ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है, खारिज कर दिया है, वे हमारा बहाना लेकर के हम पर गलत आरोप लगाते हैं। चुनाव होता है, जनता अपना वोट डालती है, और जनता ने पूरे देश में ही उत्तराखंड सहित कांग्रेस को खारिज किया। और आम आदमी पार्टी के मित्र की मैं बात सुन रहा था, उनका तो इस बार क्या खाता ही नहीं खुलने वाला है यहाँ पर। तो ये जनता का निर्णय होता है चुनाव के अंदर, हमारा निर्णय नहीं होता। कांग्रेस के नेता ये बात नहीं कह सकते कि ये बीजेपी करती है। अगर बीजेपी करती होती तो पंजाब में इनकी सरकार नहीं आई होती, राजस्थान में ना आई होती, महाराष्ट्र में ये गठबंधन में ना होते, और छत्तीसगढ़ में सरकार ना होती। तो जहाँ जीत गए वहाँ जनता ने जिता दिया, और जहाँ हार गए तो बीजेपी ने कर दिया। गरिमा जी, आपका काउंटर है। जनता के द्वारा नेगलेक्ट किए हुए लोग हैं और हम पर अनावश्यक देखिए, भसीन जी को मैं बताना चाहती हूँ कि गोवा में मैंडेट जनता ने किसको दिया था, जरा बताने का कष्ट करें कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी गोवा में कौन सी थी, मणिपुर में कौन सी थी, मध्य प्रदेश में आपने सरकार किसकी सरकार को गिना के आपने बनाई, कर्नाटक में आपने क्या किया। देवेंद्र जी, गरिमा जी के कुछ सवाल हैं, उनका भी आप जवाब दे लें। कह रहे थे ये कुख्यात महोदय पूजा जी, मैं कहना चाहती हूँ जैसे कि मेरे अध्यक्ष कह रहे थे, कुख्यात हो चुके हैं, बदनाम हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। कहीं भी सरकारें गिरती हैं या तोड़ी मरोड़ी जाती हैं, खरीद फरोख्त होती है या दल बदल होता है, तो उसमें हाथ भाजपा का माना जाता है। तो अब अगर आपने अपनी ये छवि बनाई है तो उसमें गरिमा दसौनी क्या कर सकती हैं? आपकी पूरे देश में छवि आपने खुद अपने हाथ से गढ़ी है। इस तरह का एक आपने स्वरूप अपनी पार्टी को दे दिया कि साम दाम दंड भेद ये इनके प्रकारें भारतीय जनता पार्टी को। गरिमा जी, देवेंद्र जी को सुन लीजिए, देवेंद्र जी को सुन लीजिए, क्योंकि बहुत देर के बाद बीजेपी से कोई प्रवक्ता हम जोड़ पाए हैं, ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते जो है जुड़ नहीं पा रहे थे। देवेंद्र जी, अपनी बात आप पूरी कर लें। मेरा निवेदन गरिमा जी से भी और अपने साथ सबको जोड़ के कहता हूँ, जब हम बात कह रहे होते हैं मणिपुर में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी किसने की और सरकार किसने बनाई, मध्य प्रदेश में चलती हुई सरकार को किसने गिराया, यहाँ उत्तराखंड में 2016 में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई हरीश रावत सरकार की पीठ में छुरा किसने भोंका, 10 और 11 लोगों को बस में बैठाकर फिर चार्टर प्लेन से उड़ाकर कौन ले गया। तो ये लोकतंत्र के गरिमा जी, सवाल का जवाब चाहिए तो थोड़ा सा सुन भी लेते हैं, देवेंद्र जी को सुन लेते हैं। देवेंद्र जी, देखिए ये हम सबने देखा है, मीडिया ने लगातार कवरेज भी करी है कि किस तरीके से तमाम राज्यों में जोड़ तोड़ हुआ है, तो ये तो किसी से छिपा नहीं हुआ है। देखिए, पहली बात तो ये है कि गरिमा जी से कहिएगा कि मेरी पूरी बात को सुनेंगी। वो बार बार बीच में हस्तक्षेप कर देती हैं, जबकि मैं कभी हस्तक्षेप नहीं करता। तो ये डिबेट की गरिमा के लिए भी जरूरी है और हम सबकी व्यक्तिगत गरिमा भी जुड़ी है इससे। अब जहाँ तक सवाल है, चलिए आप बोलिए, फिर मुझे सुन लीजिएगा। जी, मैं सुन लूंगा आपकी बात को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस को जनता ने नकारा है, उत्तराखंड में भी नकारा है और पूरे देश में नकारा है। और यही कारण है कि एक 70 साल तक करीब राज करने वाली पार्टी आज पिछले पार्टी नंबर 2 की पार्टी है और कहीं पर है ही नहीं बिल्कुल भी। तो ये स्थिति उत्तराखंड में भी पैदा हो रही है। उत्तराखंड के अंदर भी हम पिछली बार जीते थे, वर्तमान में हम भारी बहुमत से जीतने वाले हैं और कांग्रेस अपने बहाने ढूंढ रही है कि भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। तो जोड़ तोड़ के लिए निशंक जी को लगाया गया है, मदन कौशिक जी को लगाया गया है, इस पर भी सफाई दे दीजिए देवेंद्र जी। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसने कहा आपसे, आप बहुत गंभीर आरोप लगा रही हैं। आप पे कोई प्रमाण है किस प्रकार की बात हुई है? अभी रविंद्र जी ने ये बात बोली है, रविंद्र जी ने ये बात बोली है। आप रविंद्र जी की प्रवक्ता है, आप क्या आम आदमी पार्टी प्रवक्ता है क्या? अभी रविंद्र जी ने ये बात बोली है, मेरे ख्याल में आपने सुना होगा। एंकर पे क्यों गुस्सा हो रहे हैं आप बकवा क्यों रहे हैं? ऐसा तो कुछ उन्होंने बड़ी बात नहीं कह दी, ये तो पूरे प्रदेश में चल रहा है। मुझसे भी उन्होंने कहा कि आप अपने विधायकों को रिजॉर्ट में छुपा रहे हो, तो इसका मतलब मैं अपना सारा गुस्सा एंकर पे निकाल दूं? कहीं ना कहीं से एंकर तक भी पहुंची होगी ना ये बात।
नहीं, ये तो पूरे सूबे में चल रहा है देवेंद्र जी, पूरे सूबे में ही बात चल रही है। देखिए हम फील्ड के अंदर है तो हमें पता चलता है देवेंद्र जी, हमें पता चलता है कि आपके मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं भीतरघात की शिकायत करने की, खेमेबंदी शुरू हो गई है पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ, और फिर उसके बाद वहां पर नड्डा जी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाती है तो वो काशी जाते हैं मुलाकात करने के लिए। हालांकि प्रचार की आड़ में गए थे, लेकिन गए थे, मुलाकात हुई है, भीतरघात पर बात हुई है, इसको आप कैसे डिनाई कर लेंगे? देखिए पहली और बात तो मैं ये क्रोधित हो जाने से सवाल का जवाब नहीं निकलता है, और जो जवाब है उनको छुपा भी नहीं सकते हैं आप, जवाब तो देना पड़ेगा ना। आप सुनिए, जी। आपने एक बहुत आरोप लगाया कि निशंक जी को तोड़फोड़ के लिए लगाया गया है। ये आरोप आपका था एंकर महोदया। आप क्या तोड़ फोड़ के लिए नहीं लगाया गया है, उनको सामंजस्य बिठाने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। रही थी कि आम आदमी पार्टी के व्यक्ति के नाते उनकी बात को दोहरा रही थी। आपको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी पहले कि ये आरोप आपका था या इनका, उनका आम आदमी पार्टी के बारे में। ये रविंद्र जी का दोहराया हुआ है कि निशंक जी को काम पर लगाया गया है। अब इसका उत्तर मैं यूं दूंगा ना, अब तो उनकी बात का उत्तर दूंगा मैं, अब आपकी बात का विषय समाप्त हो जाता है। तो मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी का तो उत्तराखंड में खाता नहीं खुलने वाला। कौन तोड़फोड़ करने वाला है? जो पार्टी स्पष्ट बहुमत से जीत करके प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, हमें किसी प्रकार के भी तोड़फोड़ की कोई हम चिंता विषय नहीं है हमारे सामने। हम तो स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाने वाले हैं। अब चिंता में है कांग्रेस, चिंता में है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है और कांग्रेस क्योंकि फिर दिल्ली और काशी तक दौड़ क्यों लगाई जा रही है देवेंद्र जी, वो भी बता दीजिए ना। दिल्ली से काशी दौड़ क्यों लगाई जा रही है? तो दिल्ली जाते हैं ना सबके, ये कांग्रेस 3 नेता दिल्ली चले गए। अब पूछिए तोड़फोड़ की शिकायत करने गए, गरिमा जी से पूछिए। आज हरीश रावत जी, गोदियाल जी और प्रीतम जी दिल्ली गए हैं। रविंद्र जी आपका काउंटर है। क्या दिक्कत है? ये दिक्कत किसी को नहीं हो सकती। हमारे जी मेरा एक सवाल है, दिल्ली जाते हैं, वसीम जी जरा सुन लीजिए। इसमें शिकायत करने के लिए वसीम जी सुन लीजिए, रविंद्र जी पूछ रहे हैं कुछ आपसे। हाँ मैं पूछ वसीम जी, आप बड़े भाई हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता भी हैं भाजपा के। मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि आपकी पार्टी के विधायक यतीश्वरानंद, आपकी पार्टी के विधायक राजेश शुक्ला, आपकी पार्टी के और भी जितने प्रत्याशी हैं वो सब ये कह रहे हैं कि हमारे साथ भीतरघात हुआ है, बीजेपी के ही नेताओं ने हमें हराने का काम किया है। बल्कि मैं अगर अपनी सीट की बात करूं, मेरी सीट पर भी आपकी सविता कपूर जी कह रही है कि भीतरघात हुआ है। मतलब आप मुझे ये बताइए कि ये बात, इसमें कितनी सच्चाई है? वसीम जी, आपके नेता कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। वसीम जी, हाँ ठीक हो गया रविंद्र जी, मैंने आपकी बात को समझिया। अब मैं विनम्रता से आपसे बता रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो कहा गया बाहर, ये पार्टी की रीति नीति से अलग था। उनको ये बात पब्लिक फोरम पर नहीं कहनी चाहिए थी। ये बात हमने उनसे भी कह दिया। एक बात, पार्टी ने इस बात का संज्ञान लिया है सीधे तौर पर। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, कहीं पर भी नेताओं ने ये नहीं कहा कि हम चुनाव हार रहे हैं। ये सभी कह रहे चुनाव जीतने वाले हैं। कुछ लोगों ने गलत काम किया होगा, उसकी शिकायत तो कर रहे हैं। पार्टी संजय गुप्ता जी ने कहा है आगे कार्रवाई करेंगे। ये हमारी पार्टी का विषय हो गया, ये हमारी पार्टी का विषय हो गया कि अगर किसी ने कहा है तो हम उसकी बात का भी संज्ञान ले रहे हैं। और अगर वो पार्टी के फोरम के बाहर वो बोल रहा है, हम उसका भी संज्ञान ले रहे हैं। तो भाजपा की अपनी रीति नीति के तहत इसको तय करेंगे। इसमें आम आदमी पार्टी के लिए तो चिंता की बात है ही नहीं। आप तो खुश होना चाहिए, आप तो खुश नहीं हो रहे बल्कि परेशान हो रहे हैं। संजय गुप्ता जी ने कहा है गरिमा जी आपका काउंटर है, गरिमा जी आपका काउंटर। कांग्रेस के लिए काम किया है, ये संजय गुप्ता जी ने कहा है। आप तो जांच करेंगे ना उसकी। मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कब कहा कि जांच नहीं करेंगे? किसको क्लीन चिट दे रहे हैं? आप क्या बात करेंगे? रविंद्र जी, गरिमा जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। मैं कह रहा हूँ रविंद्र जी की जो बात उन्होंने कही है उसका हमारे राष्ट्रीय संगठन ने भी, नेतृत्व ने भी संज्ञान लिया है और प्रदेश ने भी लिया है। अब उचित समय पर उचित कार्रवाई होगी, तय बात है। लेकिन कब होगा, क्या होगा, ये पार्टी का हमारा विषय है, हम निर्धारित करेंगे। अभी तो हमारा पूरा ध्यान मतगणना पर है और 10 तारीख की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। और क्योंकि हमारी पार्टी की सरकार बनने वाली है, जो पूरे फीडबैक है, जिस प्रकार के हमको इनपुट्स है, तो हम निश्चित तौर पर जीतने वाले हैं। अब उस सारे मामले में अगर दूसरी पार्टियां परेशान है तो इनका विषय, मेरा विषय नहीं है ये। गरिमा जी की आवाज चेक कीजिएगा प्लीज, उनकी आवाज आ रही है क्या? चलिए, उनकी गरिमा जी की आवाज हम नहीं सुन पा रहे। नहीं, गरिमा जी की आवाज अभी हमें भी नहीं आ पा रही है, क्लियर नहीं आ पा रही है आवाज। गरिमा जी का रुख हम वापस से करेंगे। गरिमा जी लगातार क्योंकि कुछ बोल रही हैं। प्रदीप कुकरेती जी का रुख करते हैं। प्रदीप जी,
बहुत देर कर दी आप तक आते आते, लेकिन देरी इसलिए भी है कि आप सुन लें, तमाम दलों को आप सुन लें, ये जरूरी था। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से तोड़फोड़ चल रही है और पुराने अनुभव तोड़फोड़ को लेकर के कांग्रेस के अच्छे नहीं रहे हैं, खटास उनके मन में थी, लेकिन कांग्रेस की जैसी मौजूदा स्थिति है वो बहुत ज्यादा स्वीकार्य नजर नहीं आ रही है। बीजेपी की जिस तरीके से स्थिति है, चुनाव के पहले जो स्थिति थी वो कुछ और नजर आ रही थी, चुनाव होते होते स्थितियां परिवर्तित हो गई हैं, भीतर घात के आरोप एक छोर से लेकर के आखिरी छोर तक लगने लग गए हैं। इसको लेकर के आपका क्या स्टैंड है, आपको क्या जो परिदृश्य है वो समझ में आ रहा है? देखिए पूजा जी, निश्चित रूप में जिस प्रकार से ये 2022 में जो पूरा चुनाव जिस प्रकार से संपन्न हुआ है, सर्वप्रथम मैं उसके लिए चुनाव आयोग को बधाई देता हूं। और निश्चित रूप में आपकी मैं दोनों सभी दलों की बात को बड़ी बारीकी से सुन रहा था। आप ये देखिए कि क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ राज किया 5 साल, उसमें सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि 4 साल का जो टीएसआर का जो कार्यकाल था वो निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी को आघात पहुंचाने वाला था। और उसके बाद जब धामी जी को जो है, तीरथ जी के बाद धामी जी को लाया गया, वो इतनी स्पीडली 2020 खेले कि उसमें कई ब्यूरोक्रेसी ने उनकी बात को इग्नोर करा या माना नहीं, या जो भी एक था, ये मतलब एक पार्ट जो मैं अपने परिदृश्य से आपको बताना चाहता हूँ, उसका जो है जनता को सीधा सीधा उतना लाभ नहीं मिल पाया जिस परिदृश्य से वो काम करना चाह रहे थे या कर रहे थे। और उधर उसके ठीक उलट अगर मैं कांग्रेस को देखूं तो कांग्रेस के लिए तीरथ सिंह रावत का होना एक संजीवनी माना जा रहा था सत्ता पे आने के लिए। वो नहीं चाहते थे कि त्रिवेंद्र जी बीच में हटे, तो लगता था कि पूरे 5 साल अगर त्रिवेंद्र जी रहेंगे तो हमें जो है सीधा एक तरफ से फुल फ्लैश गवर्नमेंट आने में कोई दिक्कत नहीं है। और निश्चित रूप में तीरथ जी आए और फिर धामी जी आए, तो कहीं ना कहीं वो 4 साल का त्रिवेंद्र जी का कार्यकाल, फिर तीरथ जी और फिर ये सब चीजें जनता में एक चर्चा का विषय दे गई। और विपक्ष को एक बहुत बड़ा एक बढ़िया सा एक गोल करने के लिए उन्होंने एक मुद्दा दिया। और तीसरा, कहीं ना कहीं उससे भारतीय जनता पार्टी को भी बैकफुट पे आना पड़ा, और ये लॉबिंग वहीं से शुरू हो गई थी जब ये सत्ता हटनी और लगाने के लिए। अब कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस में निश्चित रूप में वहां भी कई जगह से गुटों में है। जिस प्रकार से भाजपा जनता पार्टी में चाहे वो निशंक गुट हो या अजय भट्ट जी का गुट था या कौशिक जी का, त्रिवेंद्र जी का, इस तरह से वहां भी चलता है ये। लेकिन कांग्रेस में जो थोड़ा सा जो ज्यादा दिखाई दे रहा था, तो निश्चित रूप में जो एंटी इनकम्पेंसी जो थी, और प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से वो जो जनता थी वो महंगाई को लेकर त्रस्त थी, लगातार आप देख रहे थे कि बेरोजगारों का जिस प्रकार से आंदोलन हो रहा था, तो विपक्ष ने भी मैं प्रदीप जी हरदा के रोल को लेकर के आपसे समझना चाहूंगी कि उनकी भूमिका चुनावों के बाद कहां नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर कहा जाता है हमेशा से 2 गुट काम कर रहे हैं, प्रदीप गुट अलग है और हरदा का गुट अलग है, तो ऐसे में आप चुनाव के बाद की, नतीजों के बाद की स्थिति कैसे देखते हैं? देखिए निश्चित रूप में जो हरीश रावत जी हैं वो अपने आप में कद्दावर नेता हैं। ये जिस प्रकार से जो अभी चुनाव के जो नतीजे आने वाले हैं, मैं आपको इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर मुख्यमंत्री की बनने की बात आएगी, अगर भारतीय जनता पार्टी पीछे रहती है और कांग्रेस आगे आती है, तो निश्चित रूप में कांग्रेस के अंदर हरीश रावत एक बड़े नेता के रूप में उभर के आएंगे। उसका मूल कारण यह है कि कुमाऊं में जिस प्रकार से उनके विधायक और गढ़वाल में, और विशेषकर जब प्रदेश अध्यक्ष को बर्दाश्त हरीश रावत जी का मिला हो, जो लॉयल्टी प्रदेश अध्यक्ष हरीश रावत जी के प्रति है और संगठन को लेके जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष भी जो मंझे हुए तरीके से जो अपनी बैटिंग कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, तो निश्चित वो उनके लिए पक्षकार हो सकती है। ठीक है, गरिमा जी को मैं कुछ सेकंड्स दूंगी। गरिमा जी चूंकि बहुत देर से जुड़ नहीं पा रही थी, गरिमा जी टाइम हमारे पास कम है, तो प्लीज आप जल्दी से फिनिश कर दें। नहीं, प्रदीप भाई की बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि बहुत सारे मौके ऐसे दिए भारतीय जनता पार्टी ने, न सिर्फ 3 मुख्यमंत्री यहाँ पर बदल के, बल्कि एक पूरा कुनीतियों और कुप्रबंधन से भरा हुआ जो कार्यकाल इनका यहाँ पर रहा, जिसमें युवाओं को, मातृशक्ति को, और जिस वक्त लोग इनके लिए वोट कर रहे थे 2017 में, आप सोचिए कि लोगों का कितना अगाध विश्वास इन पर होगा कि भूतो न भविष्यति 57 का बहुमत दे दिया, लेकिन उस पर खरा उतरना तो दूर की बात, उसके नजदीक भी ये नहीं पहुंच पाए। इन्होंने हर वर्ग के साथ छल किया, प्रपंच किया, कुठाराघात किया, बेरोजगारों को दुत्कारा, महिलाओं पर लाठियां भाजी, पंडा पुरोहितों का तिरस्कार किया। इन्होंने व्यापारी को आत्महत्या करने पर मजबूर करा, किसान को आत्महत्या करने पर मजबूर करा, पुलिस प्रशासन के साथ इन्होंने ठगने का प्रयास किया। तो कहीं ना कहीं हर वर्ग जब अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है तो फिर वो मुद्दों पर मतदान करता है, और अगर मुद्दों पर मतदान हुआ है तो 2017 के बिल्कुल लेकिन कई सारी चुनौतियां अभी भी कांग्रेस के सामने है कि किस तरीके से बैलेंसिंग एक इक्वेशन तैयार
तैयार होगी चुनाव के बाद। बहुत शुक्रिया आप चारों ही लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा को बेहद खास और अहम बनाने के लिए। आपने सुना समझा कि किस तरीके से बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही खेमों में उतनी ज्यादा सशक्तता नजर नहीं आती है। हालांकि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी का जो 5 साल का कुशासन रहा है उसको जनता ने देखा है, उस पर वोट किया है, लेकिन वोट के बाद क्या? क्योंकि वोट के बाद ही असली खेमेबंदी, किलेबंदी शुरू हुई है और ये किलेबंदी कहां जाकर रुकेगी नतीजों के बाद ये कहना बहुत मुश्किल नजर आता है। हालांकि बीजेपी थोड़ा सा आक्रामक नजर आई है किलेबंदी के सवाल पर, तोड़फोड़ के सवाल पर, जैसा कि उनका हमेशा से चरित्र रहा है और ये आरोप लगाते हैं। उनको अपनी भूमिका पर भी विचार करना पड़ेगा और मौजूदा संगठन के अंदर जिस तरीके से भीतरघात की स्थितियां, भीतरघात के आरोप लगे हैं उस पर भी विचार करना पड़ेगा कि किस तरीके से चीजों को सामान्य किया जाए। तो वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ में, क्योंकि हमें आपकी ताकत, हमारी ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत हो। नमस्कार।